भारत चीन सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में 29 अगस्त को भारत चीन सीमा पर दोनों देश के सैनिकों के बीच में फिर से झड़प हुई। डोकलाम विवाद के बाद ये दूसरा मौका था जब दोनों देश के सैनिक एक दूसरे के सामने हथियारों से लैस होकर आ गए। अभी कुछ दिनों पहले ही की घटना है कि अरुणाचल प्रदेश से 5 युवक गायब हो गए। बाद में पता चला कि चीन की सेना ने उनका अपहरण कर लिया। काफ़ी कूटनीतिक प्रयासों के बाद उनको वापस भारत लाया जा सका। उम्मीद करते हैं कि 1962 में जैसे भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था वो हालात लौट कर ना आए, किंतु चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन एक बहुत ही शातिर और कुटिल देश है और उसके अगले कदम के बारे में बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हमने एक बार पहले भी कहा है कि भारत और चीन दोनों देश की सरकारें वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए युद्ध की ओर अग्रसर हो सकती हैं। जहां एक और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, हांगकांग में आज़ादी की मांग उठ रही है, सिंजियांग प्रांत में वो ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी एकदम रसातल में है, बेरोजगारी चरम पर है और सिर्फ कोरोना काल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथों से नौकरियां छिन चुकी हैं। इसके अलावा भारत का मध्यम वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव में है और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बैंक कर्ज दे नहीं रहे हैं और उगाही के लिए दिन रात जनता को फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूरे देश को एकजुट कर सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, वह है राष्ट्रवाद की घुट्टी। अगर इस समय भारत और चीन में युद्ध हो जाता है तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन दोनों देश की सरकारों को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वो युद्ध के बहाने बाकी सारी अपनी नाकामियों को छुपाने में कामयाब हो जाएंगी। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत अभी युद्ध के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पे आए दिन लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है और हम चीन को सबक सिखा देंगे, चीन बैकफुट पे है, या फिर चीन भारत से डर गया। वास्तविकता इससे कहीं परे है। अगर आप आंकड़ों की बात करें और भारत और चीन के रक्षा बजट को एक पैमाना माने तो जहां भारत का रक्षा बजट सिर्फ 71 से 72 बिलियन डॉलर का है, वही चीन का रक्षा बजट 256 बिलियन डॉलर का, हमसे 3.5 गुना ज़्यादा। उसी तरह से डिफेंस इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो भारत से लगभग दुगनी संख्या में चीन के पास फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास अभी भी 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमान हैं और हम आज भी उसको कहीं विदेशी शक्तियों से एक्वायर करने के प्रयास में हैं। भारत का एकमात्र स्वदेशी विमान तेजस आज भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। हाल ही के दिनों में 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत देश को मिले और उनका औपचारिक रूप से वायुसेना में सम्मिलित भी उनको कर लिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ 5 राफेल विमानों और कुछ सुखोई विमानों के दम पे हम चीन को धूल चटा सकते हैं? ऐसी बातें सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो वास्तविक परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं। भारत अभी युद्ध के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर गए या पीछे हट गए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आप तब तक दुश्मन के खिलाफ छुप के तैयारी करो जब तक कि आप उससे लड़ने में और उसको हराने में पूर्णतः सक्षम ना हो जाओ। अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही घनानंद जो समय का सम्राट था उसके सामने खड़ा कर देते तो ना चंद्रगुप्त मौर्य रहते ना आचार्य चाणक्य रहते। उन्होंने विचार किया, तैयारियां की, 20 साल तक जंगल जंगल खाक छानी और उसके बाद उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। चीन के साथ भी यही करना होगा। अगर आपको लगता है कि चीन को हराना बहुत ही आसान है और एक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या मोदी सरकार में ही वो दम है कि
वो चीन को हरा सकती है, तो इसके लिए आप गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार या कैबिनेट मिनिस्टर्स को या खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी को युद्ध करने नहीं जाना है। युद्ध साजो सामान और सेना के द्वारा लड़ा जाता है, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का जो भी देश यूज करेगा, जो उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, वो युद्ध में हमेशा विजयी होगा। अमेरिका आज सर्वोपरि क्यों है पूरे विश्व में? क्योंकि उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के पास अपना क्या है? अगर आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अभी हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया, वो भी हमारे पास खुद का नहीं है। अगर मिसाइल प्रणाली की बात करें, हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी और ऐसे कई सैकड़ों हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत का अपना खुद इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम तैयार हुआ, जिसमें कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश ऐसी मिसाइलें हैं। लेकिन इन मिसाइलों की मारक क्षमता अगर चीन की मिसाइलों से आप तुलना करें तो अभी भी आधी के बराबर है। दूसरी तरफ अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, नौसेना पे अगर हम आते हैं, हमारे पास अभी ऑपरेशनल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 2 है। सबमरीन हमारे पास 16 हैं तो उनके पास 74 हैं। अगर आप डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो 10 डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास और 36 डिस्ट्रॉयर उनके पास है। ये सरकारी आंकड़े हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा पूरे चार्ट के साथ। सिर्फ एक जगह पर डिफेंस के मामले में भारत चीन से थोड़ा सा आगे है, वो है टैंकों के मामले में। भारत के पास 4292 टैंक हैं, युद्धक टैंक हैं, और चीन के पास सिर्फ 3500। लेकिन टैंक और रॉकेट्स आज से 20 साल 30 साल पहले युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज साइबर वॉर का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मिसाइल और एरोस्पेस वॉर की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। चीन ने हाल में ही कुछ समय पहले अपनी ही एक सैटेलाइट को अपने मिसाइल से मार गिराया था। ये एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। आज के समय में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो खुद राफेल ही क्यों ना हो, उनको लोकेशन के लिए और बाकी अटैक करने के लिए सैटेलाइट की सहायता लेनी पड़ती है। उनका पूरा सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड होता है। अब आप विचार करिए कि अगर चीन की मिसाइल हमारे डिफेंस सैटेलाइट्स को तबाह कर दें तो हमारे फाइटर जेट्स वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा कि चीन बहुत शक्तिशाली है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है अभी चीन से लड़ने का, वो उसका रास्ता उग्र राष्ट्रवाद की तरफ से नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें सोच के प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से चीन को हर मोर्चे पे हम लोग घेरें, उनको आर्थिक चोट पहुंचाएं, उनसे हम डिफेंस सेक्टर में कैसे ज़्यादा और शक्तिशाली हो सकें। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम 10 साल की योजना पे काम करना पड़ेगा। और अगर फिर भी युद्ध एकदम ज़रूरी है तो कम से कम अभी भारत को 1 साल पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चीन के साथ साथ दूसरे तरफ पाकिस्तान भी मौके के ताक में बैठा है। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की हमने नब्ज दबा दी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग वही हैं कि जो कि अपने एसी बेडरूम में बैठ के चीन और पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जाके पढ़ाई करें, स्टडी करें, तो उनको समझ में आ गया पाकिस्तान क्या है और चीन क्या है और भारत अभी क्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रयोग करके चीन को हर तरीके से बैकफुट पे लाया जाए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ आपका काफ़ी साथ दे सकता है। दूसरी तरफ जो शक्तिशाली देश चीन के ऑलरेडी खिलाफ है, जैसे अमेरिका, जापान, या फिर जो उससे कम शक्तिशाली देश भी उसको नापसंद करते हैं या उनसे उनका कोई ना कोई विवाद चल रहा है, जैसे वियतनाम, ताइवान, ऐसे देशों को अपने समर्थन में जुटा के उनके साथ एक डिफेंस संधि होनी चाहिए। एक ऐसी संधि जो शायद कहना तो नहीं चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने की थी और उसके अगेंस्ट धुरी राष्ट्रों ने, जो कि जर्मनी, इटली और ऐसे देश थे, उन्होंने की थी। एक डिफेंस संधि होनी चाहिए कि इन सारे देशों में से किसी भी देश पे हमला, इन सारे देशों पे हमला माना जाएगा
और वो सारे देश मिल के उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इससे चीन बैकफुट पे आ जाएगा, क्योंकि वो अकेले भारत से तो निपट सकता है लेकिन इतने सारे देशों से मिलके नहीं निपट सकता है। इसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत ने नौसैनिक अभ्यास किया था, जो अच्छी बात है। इस तरह के अभ्यासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चीन का इतना डिफेंस में आगे बढ़ने का जो आप कह सकते हैं कि मौका उसको इसलिए मिला क्योंकि वो आर्थिक महाशक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत को अपनी इकोनॉमी को लेके भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को उस लेवल तक ले जाएं कि जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डिफेंस के क्षेत्र में खुद को एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना सकें और आगे चल के पूरे विश्व की। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि चीन से अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको चीन की तरह सोचना पड़ेगा। चीन की सोच ये है कि वो धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों पे कब्जा करता जाता है और वो एक एक इंच भूमि कब्जाने में भरोसा रखता है। हम उस शौर्य पराक्रम का लेके क्या करेंगे कि हम सीधे सीने पे जाके गोली खा जाएं। जो काम चीन कर रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन खुले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, तिब्बत में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। उनके सिंजियान प्रांत में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा जो चीन के साथ नहीं रहना चाहती है। आप वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट करें, उनको हर तरीके से हथियारों से सहयोग करें, बाकी ट्रेनिंग में सहयोग करें, जैसे कि बांग्लादेश युद्ध के समय भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी सेना के साथ किया था। इससे चीन डिस्टर्ब होगा। ताइवान को अपना अंग मानता है, ताइवान में आप उसके खिलाफ आंदोलन चलवाइए, उसको फंडिंग करिए। हांगकांग को आप मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा आर्थिक वो नब्ज है। अगर आप हांगकांग की नब्ज पकड़ ली तो चीन अपने आप प्रेशर में आ जाएगा। जापान और चीन की दुश्मनी जग जाहिर है, तो क्यों ना जापान को आगे करके चीन पे निशाना साधा जाए। हर वक्त खुद युद्ध के मैदान में आगे जाना कहीं से बहादुरी नहीं होती है, इसको बेवकूफ़ी कहा जाता है। तो अगर हम लोग इस सारी चीज़ों को इस तरीके से करते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि अगले कुछ महीनों या सालों में चीन पूरी तरीके से बैकफुट पे आ जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और भी ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद भी हमें शांत नहीं बैठना है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर आज भी चीन के कब्जे में है, वो हमें वापस चाहिए और वो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। तो इसलिए उसके लिए भी एक लंबी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या तो अपने देश में था, उसको लेने में हमें 20 साल लग गए। कैलाश मानसरोवर चीन के पास है। अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो एक अपना अगले घोषणा पत्र में शामिल करे कि हम कैलाश मानसरोवर पे भगवा ध्वज लहराएंगे और मंदिर यहाँ बना हुआ है उसमें हम पुजारी अपने बैठाएंगे, ऐसा नारा दे। अयोध्या तो अपने घर की बात थी, आप बाहर क्या कर सकते हो। और ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो कि दूसरे देशों में अभी उन पे या तो कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही या फिर कब्जे हैं। अगर उग्र हिंदुत्व या उग्र राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो सिर्फ देश के अंदर के लिए, देश के बाहर नहीं है। इन सब पे मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।